हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? वेलकम यू ऑल टू अ वेबिनार ऑन यूपीएससी प्लान बी, हाउ यू कैन टारगेट examinations which are similar to the UPSC pattern and which provide you a good backup opportunity, है ना, for those aspirant who are planning to enter into the government services, right? तो कैसे आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्लान कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या सिलेबस कॉमन है ना, किस तरीके की अप्रोच रहेगी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वेबिनार। आरबीआई के साथ साथ वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द नबार्ड, वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सेबी एंड और क्या आपके लिए बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। रमिल, आकांक्षा, आलोक, ऋषिकेश, सौम्या, वेदांत, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। देखिए, बिफोर वी स्टार्ट दी सेशन कुछ बेसिक रूल्स सेट कर लेते हैं इस वेबिनार के लिए। आई विल बी इन्वाइटिंग एन एक्सपर्ट, है ना, टू डिस्कस ऑल दीज थिंग इन डिटेल। एंड यू नो, अभी यूट्यूब पे मैंने उन एक्सपर्ट के साथ वीडियो भी डाला था। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं दैट वी विल टेक अप बट एट द एंड ऑफ द सेशन, है ना। तो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन जो भी पहले हम बताने आए हैं। देखिए, कोई भी एस्पिरेंट अगर यूपीएससी सीएससी को टारगेट कर रहा है तो उसकी एंग्जाइटी हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी ही जर्नी बताता हूं, है ना। पहले स्टार्टिंग में 8-10 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूं, उसके बाद आरबीआई के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया इन 2013, पहला अटेम्प्ट आप लोग देते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं। सब लोग मोस्टली, अगर कोई यूपीएससी प्रिपेयर करने आ रहा है, कोई अपने स्कूल में टॉपर रहा है, कोई अपने कॉलेज में टॉपर रहा है, और समवेयर एक ऑप्टिमिज्म होता है हमारे अंदर कि हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे, एंड राइटली सो, है ना। आप कोई भी अगर लाइफ में पहाड़ चढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो ये ऑप्टिमिज्म होना ही चाहिए, तभी आप उस जर्नी को ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप डिफिकल्ट जर्नी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, ठीक है, चलो पहली बार में प्रीलिम्स नहीं हुआ। दूसरा अटेम्प्ट दिया, दूसरी बार में प्रीलिम्स हुआ, मैंने मेंस लिखा। अब एक बार प्रीलिम्स हो गया, मेंस लिख लिया, समझ में आ गया कि मेंस कैसे हो सकता है। अगली बार मैंने अटेम्प्ट दिया तो मैंने मेंस क्रैक किया, ठीक है, लगा चलो ठीक है, अब इंटरव्यू भी सीख लेंगे अगली बार। लेकिन उसका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, जो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, उस फोर्थ अटेम्प्ट में आई कुडंट क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू दी ऑल दी स्टेजेस ऑफ दिस एग्जाम, मेरा प्रीलिम्स फेल हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, जितने भी लोगों ने सेशन ज्वाइन किया है, प्लीज टेल मी, आप सभी के कितने यूपीएससी अटेम्प्ट हो चुके हैं? 0, 1, 2, 3, 4, राइट, अंडरस्टूड। मिक्स ऑडियंस है, 0 to 4, ऑल राइट। तो देखिए, जब इन माई फोर्थ अटेम्प्ट, सबकी इंडिविजुअल जर्नी होती है, व्हेन आई कुडंट क्रैक द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो एक एंग्जाइटी आनी शुरू हुई, है ना। उस टाइम पे एक रियलिटी मुझे हिट करी, जो कि शायद थोड़ा जल्दी हिट करनी चाहिए, कि यार हो सकता है कि मेरा शायद यूपीएससी एग्जाम कभी क्रैक ना हो। अब उस एंग्जाइटी की वजह से, है ना, मेरा जो यूपीएससी में भी परफॉर्मेंस था वो इंपैक्ट होने लग गया। यार, अगर आप हर टाइम स्ट्रेस में हो, हर टाइम एंग्शियस हो, तो आप कितना इन्वेस्ट कर पाओगे अपनी स्टडीज में, है ना। स्लीपलेस नाइट, हमेशा आप सोच रहे हो क्या होगा, राइट। जितने भी लोगों ने 3 से 4 अटेम्प्ट दिए हैं, है ना, जितने भी लोगों ने चैट में रिप्लाई किया, प्लीज टेल मी, इजंट इट योर सिचुएशन राइट नाउ? आफ्टर 2 अटेम्प्ट आई हैव सीन, वेरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसी को स्टार्टिंग से भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फैमिली, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, इन सब कंडीशन पे डिपेंडेंट है कि आपको कितने अटेम्प्ट के बाद ये एंग्जाइटी होनी शुरू होगी, राइट, है ना। तो सभी के साथ ये होता है। तो अब देखो, मैंने क्या रियलाइज किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि यार अगर एक अच्छा यूपीएससी प्लान बी आपके पास हो, तो अल्टीमेटली आपका जो प्लान ए है, विच इज क्रैकिंग द यूपीएससी सीएससी एग्जाम, उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है ना। मेरे साथ के कुछ लोग थे जिन्हें मैंने देखा कि जो शायद स्टेट पीसीएस दे रहे थे, या उस टाइम पे रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम दे रहे थे, है ना। तो उस टाइम पे उन्होंने 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद उन एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, एंड दे कुड क्रैक दोज एग्जाम, और वहां से जो उन्हें जॉब का बैकअप मिला, है ना। आई रिमेंबर, एक मेरा फ्रेंड था जिसने गेट के थ्रू जो पीएसयू में चला गया था, है ना, उससे जो उसे स्टेबिलिटी मिली, उस स्टेबिलिटी ने उसकी यूपीएससी में भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करी, है ना। जैसे डिस्टिंक्टिवली मैं एक इंडिविजुअल की कहानी बताता हूं। मेरा एक आईडी रुड़की का बैचमेट है, तरनजोत सिंह, ठीक है। राइट नाउ ही इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम इन वेस्ट चंपारण, है ना। फोर्थ अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हुआ था, फोर्थ ईयर में, थर्ड अटेम्प्ट उसने स्किप किया था। एंड पहले 2 अटेम्प्ट में जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने इसी टाइप के एग्जाम दिए। आई रिमेंबर, उसने उस साल आईईएस में 4th रैंक आया था, है ना, गेट में भी अच्छा रैंक आया था, एंड ही कुड गेट अ जॉब, है ना, ओएनजीसी में उसका जॉब लगा था। उसकी वजह से उसका जो यूपीएससी में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ,
क्योंकि अब स्टेबिलिटी आ गई, इनसिक्योरिटी खत्म हो गई, और उस स्टेबिलिटी की वजह से आई कुड रिकॉल उसका रैंक आया ऑल इंडिया रैंक 70 इन यूपीएससी सीएससी 2016 एग्जाम, है ना। इफ यू वांट यू कैन चेक आउट द यूपीएससी रिजल्ट, राइट। ठीक है, तो अब आपका जो यूपीएससी प्लान बी है ना, वो आपका जो मेन ए प्लान है विच इज यूपीएससी सीएससी, उसको हमेशा स्ट्रेंथन करता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, है ना। तो इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग दिस एज अ डिफीट, यू शुड लुक अप टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री रोल। ये बात समझ में आ रही है यार। एक ही माइंडसेट हमारा रहता है कि अगर हम कोई प्लान बी टारगेट कर रहे हैं तो इट्स अ डिफीटिस्ट माइंडसेट। नहीं, इट्स अ मोर प्रैग्मेटिक, इट्स मोर प्रैक्टिकल। ठीक है कि यार अगर 2-3 अटेम्प्ट के बाद अगर आप प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, जैसे कि आज के टाइम में सिचुएशन है ना, तो एक प्लान बी आपके पास होना चाहिए। दैट डिसीजन आई लीव टू यू कि आपको कब उस प्लान बी की जरूरत लग रही है। ठीक है ना, सबका अलग अलग मेंटल स्टेट होता है, सबको अलग अलग फैमिली से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सपोर्ट होता है। अगर मान लो कि कोई बिजनेस फैमिली से है, जैसे ऑनेस्टली अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं, आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, तो शायद मेरे माइंड में एक प्लान भी था कि चलो कुछ नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, समझ में आ रहा है। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, बट यस एक प्लान भी हर किसी के पास होना चाहिए। दैट इज कॉमन फॉर एवरीवन, है ना। अब देखो, अब अगर हम प्लान बी की बात करें, to discuss this thing in detail, now I would like to invite on stage, before I invite sir, पहले एक चीज मुझे आपसे पूछनी है। Now please tell me, have you understood कि why UPSC plan B, choosing a UPSC plan B is not defeatist? टू वे कम्युनिकेशन मेंटेन रखते हैं। देखिए, ये सेशन हम चाहते तो यूट्यूब पे भी ले सकते थे, ये सेशन अगर हम चाहते तो ऐप पे भी ले सकते थे, बट हमने जूम पे इसीलिए लिया है कि एक टू वे इंटरेक्शन मेंटेन रहे। क्या आप सभी ने किसी ने अपना यूपीएससी प्लान भी फाइनल किया है अभी तक? यस, दिस रिकॉर्डिंग विल रिमेन अवेलेबल टू यू, है ना। अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, ठीक है। एंड अभी मैं सर को स्टेज पे इनवाइट कर रहा हूं, बट प्लीज लिसन टू मी। इस सेशन का पर्पस क्या है कि आपको इन एग्जाम को लेके अवेयर किया जाए। मुझे क्या लगता है, अवेयरनेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी वो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी, मुझे भी नहीं पता था यार आरबीआई में किस तरीके का जॉब होता है। जैसे मैं अभी आपसे पूछ लूं कि आईएएस या आईपीएस या आईएएस की एग्जैक्ट जॉब क्या है, आप में से 90% लोग बता नहीं पाओगे। प्रॉब्लम इज कि हम उस टैग को लेकर ड्रिवन है, बट वो रोल क्या है, काम क्या है, लाइफ कैसी है, वो नहीं पता। चलो आईएएस आईपीएस की आईआरएस की फिर भी पता लग गई है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बताते रहते हैं, बट लेकिन आरबीआई ऑफिसर्स, नाबार्ड, सेबी, इन ऑफिसर्स की कैसी लाइफ होती है, दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट। और जब तक आप किसी की लाइफ नहीं देखते तब तक आप इंस्पायर्ड नहीं होते, है ना। लोग कहते हैं कि विराट कोहली को देख के मैं इंस्पायर होता हूं क्रिकेटर बनने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई आपने देखा है उसकी क्या लाइफ है ना। तो जो अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, इस सेशन के थ्रू हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। समझ में आया? तो सर आपको इस पूरे एग्जामिनेशन का पैटर्न बताएंगे, कैसे इस एग्जाम का सिलेबस यूपीएससी के साथ कॉमन है, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारथी आईएएस कैसे आपको सपोर्ट करने वाला है ना। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। तो सर अशोक यादव सर, hello sir, welcome. Hello, sir. Thank you for inviting for this session. So hello students, how are you? And today we will discuss about RBI Grade B as a plan B for UPSC students. तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ, सर ने एग्जांपल्स दिए। जैसे आपने लास्ट ईयर आई थिंक 24 में AIS 6 थे, सृष्टि डब्बास, वो RBI ग्रेड बी ऑफिसर थी। RBI ग्रेड बी ऑफिसर से वो यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक 6। राइट। तो एक बैकअप प्लान लेने से सर ये भी होता है कि आपके ऊपर ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आपने बताया कि किसी का फाइनेंशियल बर्डन होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। 2-3 अटेम्प्ट के बाद मोस्टली स्टूडेंट प्लान बी देखने लग जाते हैं। कुछ स्टूडेंट मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि एसएससी सीजीएल। तो यूपीएससी एस्पायरेंट जिसने देखो सर आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखा है ना, तो वो एसएससी सीजीएल जो ग्रुप बी क्लास या ग्रुप सी की जॉब है उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। राइट। तो इसलिए हमने आरबीआई ग्रेड बी प्लान बी इसीलिए लिखा है क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है आपकी, आप कंट्री के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सबसे बड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करेंगे। वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है, करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। लेवल्स का फर्क है, सिंपल सी बात है। अगर कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने आ रहा है तो प्लान बी कम से कम एक थोड़ा क्लोज तो हो अपने प्लान के, है ना। और सर ने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को मेंटर किया है पिछले 5-6 सालों में। आपने सुना होगा सीजीबी मेंटर के नाम से सर रन करते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे टॉपर्स, आई थिंक यहां भी हमने एक लिस्ट बनाई है। देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स जो कि पास्ट में यूपीएससी एस्पिरेंट थे, जो सर के स्टूडेंट रहे आरबीआई ग्रेड बी में।
ठीक है ना, एंड दे हैव सिक्योर्ड वेरी गुड रैंक इन दी आरबीआई ग्रेड बी एंड यूपीएससी एज और वेल। इनमें से जैसे ये AIR 11 है 2021 में आरबीआई में सिलेक्ट हुए थे, उसके बाद ये यूपीएससी में भी आईपीएस है। अच्छा, यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट हो गए थे, अभी महाराष्ट्र में आईपीएस है ये। राइट, ये आरबीआई ज्वाइन करने के बाद इनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया था। इसके अलावा एक और स्टूडेंट था मेरा, उसने 2 मेंस लिखे सर, नहीं हुआ, फिर आरबीआई की प्रिपरेशन में आया, आरबीआई का इंटरव्यू तक गया था वो, आरबीआई के इंटरव्यू में फाइनल, मतलब क्योंकि उसको बहुत शॉर्ट टाइम पे उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, नहीं हुआ, बट उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अगले साल उसने यूपीएससी में AIR 63। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये भी जैसे कि एक कैंडिडेट था, इसके सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए थे यूपीएससी के 6 के 6, तो ये बैकअप ऑप्शन, मतलब कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था इसके पास। राइट, और इसके पास आरबीआई का भी लास्ट ही ऑप्शन था, लास्ट अटेम्प्ट में ही इसने निकाल दिया, क्योंकि अच्छा, सिलेबस भी आपका ओवरलैप करता है 70-80% आपको। नाउ वेरी गुड पॉइंट यू हैव मेड सर। सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए, व्हाई वी थिंक कि आरबीआई ग्रेड बी या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन है, आरबीआई ग्रेड बी हो, नबार्ड हो, सेबी हो, दे आर वेरी गुड यूपीएससी प्लान बी ऑप्शन फॉर यू इज बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कॉमनैलिटी इन सिलेबस, है ना। आप अगर यूपीएससी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑलरेडी 60-70 प्रिपरेशन आप इन एग्जामिनेशंस की कर चुके हैं, है ना। बस वो 30-40% का जो गैप है वो आपको कवर करना है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेबस दिखाता हूं आप सभी को, ये सिलेबस के पॉइंट हैं जो कि आरबीआई, नबार्ड या यूपीएससी में कॉमन है। देखते जाते हैं एक बार। यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट जो कि आप यूपीएससी में सीसैट में प्रिपेयर करते हैं, राइट। करते हो नहीं करते हो भाई, बताओ पहले मुझे। दीज आर द 3 कंपोनेंट जो आप सीसैट के लिए प्रिपेयर करते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, इजंट इट, है ना। अब यही तीनों आरबीआई ग्रेड बी में भी आ रहे हैं और नबार्ड ग्रेड ए में भी आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये तो कॉमन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। देखो, ये वो टॉपिक थे जहां फुल ओवरलैप है, ये कोर सब्जेक्ट है जहां पे फुल ओवरलैप है, कोई गैप नहीं है, एग्जैक्ट सेम थिंग, ठीक है। इसके बाद कुछ टॉपिक है जहां पे कि सिग्निफिकेंट ओवरलैप है, समवेयर 60-70% का ओवरलैप मैं आपको बोलूंगा। तो यहां पे 100% कॉमन हो गया, यहां पे 60-70% कॉमन हो गया। इसके बाद कुछ एरिया है जहां पे क्या आई वुड से कि 30-40% का ओवरलैप है, पार्शियल ओवरलैप है। दैट इज वाई कंबाइनिंग मैं बोल रहा हूं कि आपका 60-70% का ओवरलैप है। तो सिग्निफिकेंट ओवरलैप में कौन से एरिया आते हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। अब इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आप मुझे बताओ कि आप यूपीएससी में नहीं पढ़ते? किसी भी इंसान ने अगर यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन की है तो जीएस 1 के अंदर एंड जीएस 2 के अंदर आप सोशल इश्यूज दोनों जगह पढ़ते हो, है ना। जीएस 3 के अंदर आप इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ते हो। तो आरबीआई ग्रेड ए बी में भी आ रहा है, नबार्ड ग्रेड ए में भी आ रहा है और यूपीएससी सीएससी में भी आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे here it is full overlap with NABARD and UPSC CSC GS पेपर 1 जो मैंने आपको बताया, और GS पेपर 3 इकोनॉमिक इशू। अगला पॉइंट है यहां पे फिनेंस, जो सिलेबस का पार्ट है आपका। अब फिनेंस में, अब सुन के क्या लगता है किसी यूपीएससी के एस्पिरेंट को, यार फिनेंस क्या ये एमबीए लेवल का फिनेंस होगा, क्या आपको फिनेंस में स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं है। जिसे आप हार्डकोर इकोनॉमिक्स बोलते हो अपने यूपीएससी सीएससी में, उसमें भी आप इकोनॉमिक्स कवर करते हो क्या? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम, ये आप पढ़ रहे हो यूपीएससी में, इजंट इट, है ना। तो वो आपका आरबीआई ग्रेड बी में भी है और नबार्ड ग्रेड ए में भी है ना। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत टॉपिक अलग हो सकते हैं, तभी हमने बोला कि यहां पे सिग्निफिकेंट ओवरलैप है। 70% ऑफ टॉपिक ओवरलैप विद यूपीएससी सीएससी, 30% अलग होंगे, समझ में आया। इसके बाद पार्शियल एंड यूनिक सब्जेक्ट, जहां पे कि ओवरलैप थोड़ा कम है, ये देखते हैं। तो यहां पे एक आता है जनरल अवेयरनेस, है ना। अब देखो, जनरल अवेयरनेस आप करंट अफेयर यूपीएससी में पढ़ते हो, यूपीएससी का करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस एक ही बात है, बट डिफरेंस है। यहां पे डिफरेंस क्या है? जो आरबीआई ग्रेड बी में और नबार्ड ग्रेड ए में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स द फाइनेंस, है ना, एंड दे आर ऑल्सो फैक्चुअल। दो डिफरेंस मैंने आपको बोले, है ना। आप यूपीएससी सीएससी में तो साइंस एंड टेक भी आ रहा है, एनवायरमेंट भी आ रहा है, लेकिन आरबीआई ग्रेड ए में, आरबीआई ग्रेड बी में और नबार्ड ग्रेड ए में यहां पे जो जनरल अवेयरनेस आ रहा है वो फाइनेंस के अराउंड ज्यादा है, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस। मैनेजमेंट आरबीआई ग्रेड बी में आप पढ़ते हो, नबार्ड में नहीं है और ना ही यूपीएससी सीएससी में है। तो दिस इज कंप्लीटली न्यू टॉपिक, ठीक है। इसके बाद एथिक्स की बात करते हैं। एथिक्स यू ऑलरेडी नो, है ना। जो आप यूपीएससी सीएससी में जीएस 4 प्रिपेयर कर रहे हो, सेम आपका आरबीआई ग्रेड बी में आ रहा है। नबार्ड में आपका एथिक्स आता नहीं है, ठीक है, और नबार्ड में आपका मैनेजमेंट भी नहीं आता है,
समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज हाउ द सिलेबस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, चाहे आरबीआई हो, नबार्ड हो या यूपीएससी का हो, ये कॉमनैलिटी है। अब मुझे देख के बताओ इन टॉपिक्स में आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट सिलेबस, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर यूपीएससी सीएससी, कितने परसेंट सिलेबस आपको लग रहा है कि आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है? जनरली बताना। अब यूपीएससी सिलेबस प्रिपेयर किया या नहीं किया है, वो एक क्वेश्चन रहेगा, है ना? इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी सिलेबस, तब हाँ, ये चीज जरूर डिस्कस करेंगे हम आपसे आगे। सर इस सेशन को आगे लेके जाएंगे, ही विल डिस्कस इट विद यू कि क्वेश्चन का क्या लेवल है ना? यहाँ पे कुछ पीवाईक्यूज भी हम लेके आएंगे। देखिए, अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं कि आप यूपीएससी के बियॉन्ड आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए, इस सेशन को पेशेंस के साथ अटेंड करें। फ्री वेबिनार है, फ्री का ज्ञान हमें ऐसा लगता है कि हल्का ऊपर से सुन ले, जल्दी से सुन के निकल जाए, है ना? आराम से इस सेशन को डिटेल में अटेंड करो। सर आपको यह भी बताएंगे कि अल्टीमेटली पीवाईक्यू किस लेवल के आ रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का भी लेवल पता लगे। ठीक है सर, और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे जो हमने मिस किया हो सिलेबस को लेके? सिलेबस में जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा ये कि सी सेट के लेवल का रहता है या डिफिकल्ट रहता है। कुछ के कमेंट देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि सी सेट 3 टाइम्स लेवल रहता है। मैं सर 7 ईयर से मेंटरिंग कर रहा हूँ इन एग्जाम्स के लिए, बट मुझे क्या लगता है कि जो सी सेट निकाल सकता है ना, वो ये एग्जाम भी निकाल सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और जिसको ये एग्जाम डिफिकल्ट लगता है उसको फिर सी सेट भी डिफिकल्ट लगता होगा, क्योंकि मेरा 7 ईयर से एनालिसिस है, मैंने सी सेट के क्वेश्चन भी देखे हैं। एवं सी सेट के क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट होते हैं। और दूसरा यहाँ पे भी वही है कि 30% आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना है। ओवरऑल कट ऑफ में आपके 80 क्वेश्चन आते हैं जीए के, तो ओवरऑल कट ऑफ में आपको 80 क्वेश्चन जीए के होते हैं, वो हेल्प करते हैं। दोनों ऑप्शन रहते हैं। नाबार्ड का पेपर है, किसी का मान लो सी सेट वीक है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास नाबार्ड का ऑप्शन। यहाँ पर कट ऑफ और सीसेट तो डिफिकल्ट भी हो गया सर, यूपीएससी में भी हाँ, सीसेट डिफिकल्ट हो गया। यूपीएससी में सीसेट आसान नहीं है। कुछ स्टूडेंट मैंने देखा था, 1-2 कमेंट कर रहे थे कि डिफिकल्ट है, वो बल्कि गलत इंटरप्रिटेशन है इसका। क्वांट रीजनिंग है, यहाँ पर प्रिडिक्टेबल है आपके पास। आपका सीसेट में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे सीधा सा आपके जो सिलेबस दिया है उससे बाहर टॉपिक नहीं आता। आपका 10th लेवल में जो भी आपने मैथ पढ़ा है उसके ही कॉन्सेप्ट पे बस थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। अगर आपको 10th लेवल का मैथ आता है तो यहाँ के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो आप। मैं आगे कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। सर नेक्स्ट चीज अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम ये बोल रहे हैं स्टूडेंट को कि आरबीआई ग्रेड बी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिवली मैं चाहता हूं आप सभी स्टूडेंट को बताओ कि क्या पर्क है, क्या प्रेस्टीज है इस करियर में, क्या सैलरी है, क्या अलाउंसेज हैं। देखिए, अगर आप एक मिड-20s में हैं, आई बिलीव, अगर आप 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यार अल्टीमेटली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट अ गुड करियर फॉर योर सेल्फ, है ना? एंड आपकी सैलरी हो, आपके पर्क्स हो, इट मैटर्स, राइट? तो बिफोर यू डिसाइड कि आपको प्लान बी क्या फॉलो करना है, उसको लेके आपको क्लैरिटी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना? तो सर प्लीज शेयर विद द स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सैलरी अलाउंसेस। देखो, कोई भी हम जॉब के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये भी आजकल बहुत मैटर करता है कि हमारा पैकेज क्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट पैकेज है गवर्नमेंट जॉब में किसी में, तो वो है आरबीआई। आपका जो सीटीसी हम कंसिडर करते हैं तो 35 लाख पर ईयर का सीटीसी है। एवं इंडिया में तो मुझे लग रहा है कि कोई प्राइवेट कंपनी भी हार्डली पे करती होगी 35 लाख फ्रेशर को। एज ए फ्रेशर आप जाएंगे तो 35 लाख आपको सीटीसी मिलेगी। तो ये मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेट मंथली सैलरी है, ये किसी की सैलरी स्लिप से ही हमने ड्राइव की है। इसमें आपको इन हैंड सैलरी ही जो टैक्स वगैरह डिडक्ट होता है, आपका एनपीएस डिडक्ट होता है, वो सब मिला के भी आपकी 1.5 लाख प्लस इन हैंड सैलरी मिलती है। इसका ब्रेकअप दिया हुआ है, जैसे कि ग्रोस आपकी बेसिक पे 78,000 है, इसमें स्पेशल अलाउंसेज है, ग्रेड अलाउंसेज है, ये डीए है, डीए चेंज होता रहता है। प्लस आपका जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि हर 5 साल में पे रिवीजन होता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता। एवन आप आईएएस ऑफिसर भी बनते हैं तो ये पैकेज तो नहीं मिलता है, ठीक है।
सैलरी की बात कर रहे थे तो हाईएस्ट पे पैकेज मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ये पैकेज नहीं मिलता है। 35 लाख के अराउंड सीटीसी रहती है, क्योंकि जो मैंने सैलरी बताई है, जैसे कि ये एक किसी की सैलरी स्लिप से ही कैलकुलेटेड है, 2 लाख के करीब सैलरी मिलती है, जो ग्रोस सैलरी है आपकी। इसके अलावा आपको, अगर आप जैसे मुंबई में पोस्टेड है, तो 91,000 आपको लीज अमाउंट मिलती है। लीज अमाउंट रहने के लिए या तो क्वार्टर मिलता है, 3 BHK टाइप घर मिलता है जनरली, और पोस्टिंग भी आपकी जो है कैपिटल सिटीज में होती है। ऐसा नहीं है कि रिमोट एरियाज वगैरह में पोस्टिंग होती है, या टायर 1 जो रूरल एरियाज हैं या एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एरियाज है, वहाँ नहीं होती है। मोस्टली पोस्टिंग जो होती है आपकी मेट्रो सिटीज, मतलब कैपिटल सिटीज में होती है। स्टेट कैपिटल में ही जनरली आरबीआई के ऑफिसेज है। तो आपका जो और भी अलाउंसेज है, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, 15,000 पर क्वार्टर सोडेक्सो कूपन्स मिलते हैं, फूड कूपन्स लगा लो फूड पे एक्सपेंस के लिए। इसके अलावा जैसे आपका हाउसिंग का बताया मैंने कि मुंबई में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो 91,000, क्योंकि वहाँ के हिसाब से जिस भी सिटी में पोस्टिंग होगी, पहली बात तो अगर क्वार्टर मिलेगा, अगर आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो आरबीआई के क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है तो आपको लीज की फॉर्म में पैसे मिलते हैं। तो वो जैसे मैंने बताया कि मुंबई का एग्जांपल दिया तो 91,000 है वहाँ पे। हेल्थ में आपका पूरा कवरेज रहता है, इंश्योरेंस कवरेज रहता है। उसके अलावा भी आपको जैसे 17,000 पर ईयर अलग से मेडिकल अलाउंस मिलता है। पूरा आप फैमिली, आपका जो भी डिपेंडेंट है आपके उनका रहेगा कवरेज। फिर आपका जैसे कि 3.25 लाख एवरी 5 ईयर में आपको फर्नीचर के लिए मिलेगा। प्लस में फर्नीचर का मेंटेनेंस के लिए अलग से मिलता है हर साल। आप अगर कल को शादी करके बच्चे हो गए तो 13,500 अभी में पर चिल्ड्रन, 2 बच्चों की फीस आरबीआई पे करता है पर मंथ है। ये 13,500 पर चिल्ड्रन है, तो 2 बच्चों की हो गई 27,000 अप्रोक्सीमेट है। इसके अलावा आपको एलटीसी मिलती है, लीव ट्रैवल कंसेशन 1.46 लाख पर पर्सन, पर डिपेंडेंट पर्सन। अगर आपके ऊपर में आपके पेरेंट्स भी डिपेंडेंट है, आपका स्पाउस होगा इन फ्यूचर में, तो सबके लिए 1.46 लाख पर पर्सन आपको एलटीसी मिलेगी। तो दिस इज द हाईएस्ट पे जॉब। और एक और देखो, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, तो वो आपको एक अलाउंस की फॉर्म में भी वापस मिल जाता है। दिस इज ओनली इन द रेगुलेटरी बॉडी की जो जॉब्स हैं वहीं होता है और कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो इन हैंड सैलरी, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी बाद में, जो जिनका मिस हो गया है स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है। और दूसरा जो इन हैंड सैलरी आपकी 1.5 लाख प्लस है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। आज 21 ईयर एज पे आप ज्वाइन करते हैं, तो इतनी इन हैंड सैलरी किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। दिस वाज द पार्ट ऑफ द सैलरी। उसके आगे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जो आपका एज क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी के लिए जो है 21 to 30 ईयर्स है। आपकी जो मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स है यहाँ पे। और ओबीसी और SC ST के लिए, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स है, SC ST के लिए 35 ईयर्स है। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कंडीशन है कि आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर SC ST से हैं तो, और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं आप, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर ग्रेजुएशन में आपके बाई चांस 60% मार्क्स नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 55% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो दोनों में से एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है यहाँ पे, तो आप एलिजिबल है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको। SC ST OBC PWD के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए। देखो, सक्सेस रेशो आजकल का, अगर आप ना एक अटेंडेंट के लिए एग्जाम देने जाओगे ना, वहां पे भी कंपटीशन है। और बट यहाँ पे एक चीज ये है कि रेगुलेटरी बॉडी, अगर आप बैकअप प्लान देख रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यहाँ पर जो सिलेबस है उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, प्रिडिक्टेबल है। अगर आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को मैनेज कर लेते हैं, फैक्ट्स, थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आप वो मैनेज कर लेते हैं, तो आप अपने जितने भी कंपटीशन में स्टूडेंट्स हैं जो फेज 1 से फेज 2 में जाएंगे, तो उनको compete कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी आपने 3 अटेम्प्ट दिए, तो आपको पता लग गया होगा कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है।
यस, नोट्स मिलेंगे इसमें, डिटेल बताएंगे आपको, डिटेल कोर्स की बाद में भी सारथी इसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, नोट्स भी रहेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे। और इस एग्जाम की सबसे खास बात यह है कि आपने सारी मोस्टली चीजें पढ़ी होंगी, और पीवाईक्यूज जो मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज है, मैं आई विल शो यू, पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, ये पीडीएफ भी शेयर करवा देंगे, ठीक है। तो 3 स्टेज प्रोसेस होता है। फेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मतलब जैसे यूपीएससी में होता है हर एग्जाम में, लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल है कि प्री मेंस और इंटरव्यू। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे उसका 15 टाइम्स आपका मेंस में अपीयर करते हैं। तो आजकल जो वैकेंसीज की रेंज है 100 के अराउंड है, पहले कुछ सालों में 200 प्लस आती थी, तो इन फ्यूचर में भी आने की चांसेस हैं, बढ़ने की भी चांसेस हैं इन फ्यूचर में। 15 टाइम्स कैंडिडेट फेज 2 में अपीयर करेंगे। फेज 2 में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कंप्यूटर पे आपको टाइप करके लिखना होता है। यूपीएससी में बस ये है कि आपको पेन पेपर बेस्ड होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको कंप्यूटर पे टाइप, वो डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसका कोर्स भी बहुत लेंदी नहीं है, 3 मंथ्स में लगभग आप सारे चीजें, अगर आपने बिल्कुल शुरू से जैसे क्वांट रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं प्लस आप फेज 2 की प्रिपरेशन करेंगे, तो 3 मंथ्स का अप्रोक्सीमेट टाइम है, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू रहता है। जो फेज 2 में अपीयर करेंगे, जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसका 3 टाइम्स इंटरव्यू में को बुलाया जाता है। 75 मार्क्स का रहता है इंटरव्यू की वेटेज भी। और पिछले कुछ सालों का जो डेटा है वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स इंटरव्यू में जो अपीयर कर रहे हैं दे आर यूपीएससी एस्पायरेंट। सिलेक्शन होने वाली लिस्ट है उसमें भी आजकल अच्छा खासा वेटेज है यूपीएससी एस्पायरेंट्स का है। जैसे हमने एक पीपीटी दिखाई थी, ये लिस्ट दिखाई थी, इस साल भी अभी 2024 का जो 25 का मेंस भी कुछ कैंडिडेट्स ने इनमें से लिखा है, नाम नहीं बता सकता मैं, पर इनमें से 2 लोगों ने इस साल का मेंस लिखा था, ठीक है। तो आरबीआई में आपको और बता देता हूं कि उनको मेंस के टाइम पे 1 मंथ की लीव में मिल गई थी। तो अगर आप फ्यूचर में भी अगर आप एक बार बैकअप मतलब बना लिया, आपने जॉब सिक्योर कर ली, उसके बाद अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइम मिलता है, 5 डेज वर्किंग होती है, गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं, आपको अलग से भी लीव मिलती है, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी रहता है। प्लस में आपको प्रिपरेशन, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो अभी भी यूपीएससी लिख रहे हैं, इस साल भी लिखा है, दे आर टारगेटिंग, और आरबीआई में है या नाबार्ड में है, दे आर टारगेटिंग, क्योंकि आपकी फिक्स्ड आवर्स रह जॉब है, 5 डेज वर्किंग है, गवर्नमेंट हॉलीडेज है। तो अगर आपका स्टिल आप फ्यूचर में कि अभी एक बार मैं ये जॉब ले लेता हूँ फिर आगे यूपीएससी को कंटिन्यू कर सकूंगा, तो वो भी इस जॉब में तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास। फिर हम सबसे पहले फेज 1 में क्या आता है, फेज 1 का में जनरल अवेयरनेस 80 क्वेश्चंस आएंगे, 80 मार्क्स के होंगे, 25 मिनट्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग होता है, 80 क्वेश्चन आपको 25 मिनट्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे बहुत लेंदी नहीं होते, तो आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 25 मिनट्स में ना। मतलब अगर लेंदी भी आते हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस का टारगेट करना है, इसमें आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी होती है। फिर आपका रीजनिंग में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स मिलेंगे आपको, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट्स मिलेंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट मिलेंगे। जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था आपको मिनिमम, इस साल का 25 का सेक्शनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए था, वो 30% था। बाकी कैटेगरीज के लिए कम होता है, वो मैं आगे पीपीटी में दिखाऊंगा। 30% मतलब आपको क्वांट में 9 मार्क्स चाहिए, इंग्लिश में 9 मार्क्स चाहिए, रीजनिंग में आपको 18 मार्क्स चाहिए 60 में से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हाँ क्वांट रीजनिंग टफ लगता है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ निकालना है। आप जीए में अच्छा स्कोर कर लो, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लो, ओवरऑल कट ऑफ निकलने में हेल्प हो जाती है यहाँ से, अगर आपने क्वांट रीजनिंग कट ऑफ पे ही निकाला है तो, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्वांट रीजनिंग में चैलेंज फेस होता है। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास नाबार्ड का भी है, नाबार्ड में कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर में है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश वाला सेक्शन। बाकी जो मेरिट सेक्शन होता है उसमें इकोनॉमिक सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर और आपका जीए आता है। तो अगर आपका क्वांट रीजनिंग बिल्कुल ही वीक है तो आप नाबार्ड को भी टारगेट कर सकते हो, उसका आगे डिस्कस करेंगे हम।
और साइकिल काफी शॉर्ट है इसका, 6 मंथ में आपका सब कुछ डिसाइड हो जाता है, प्री से लेके नोटिफिकेशन से लेके फाइनल सिलेक्शन तक। नहीं क्वांट रीजनिंग का इसका ना मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, ये पीडीएफ भी मिलेगी, इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप देखना, वो बहुत इजी होते हैं। एक बार आप देखो, यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है 7-8 ईयर से हम इसको मैं मेंटर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो मेरे हिसाब से मैंने सीसेट को भी देखा है, तो सीसेट से टफ तो नहीं है क्वांट रीजनिंग का लेवल, ठीक है। और सारे क्वेश्चन नहीं करने, कर भी नहीं पाओगे क्योंकि टाइम ही नहीं होता, हमारे पास 30 क्वेश्चन है, सिर्फ 25 मिनट्स होते हैं, 15 मतलब 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे स्पीड के साथ। तो यहाँ पे आप को लेने हैं, जैसे इस साल भी अगर मैक्सिमम कट ऑफ इसी बार गया था कि 30% सेक्शनल, तो 9 मार्क्स लेने, तो इजिली डूएबल है, और सारे क्वेश्चंस करने भी नहीं है, तो और 30 में से 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कोई भी कर सकता है। फिर आता है फेज 2, जैसे इसका नोटिफिकेशन प्री हुआ, प्री के 1 वीक के अंदर 7 to 10 डेज में रिजल्ट आ जाता है। 7 to, इतना फास्ट जल्दी का नहीं आता है किसी भी अदर एग्जाम्स का, 7 to रेगुलेटरी बॉडी में ही होता है। ओवरऑल कट ऑफ भी लेस देन 70 से 80 के बीच में रहती है, कभी मतलब पिछले 3 सालों में देखोगे तो 55 से 80 के बीच में कट ऑफ रही है, 50 से 80 के बीच में, नॉट 55, अलग अलग वेरी करती है डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो 50 से 80 के बीच में रहे 200, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है, बस वो आपको प्रैक्टिस से आ जाता है। 7 to 10 डेज में आपका फेज 1 का रिजल्ट आ जाता है, और फेज 2 भी विद इन 1 मंथ गैप होता है, विद इन 1 मंथ के गैप पे फेज 2 एग्जाम होता है। फेज 2 के बाद फिर 1 मंथ में आपका फेज 2 का रिजल्ट आ जाता है, फिर इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, तो जैसे ही इंटरव्यू सारे खत्म होते हैं तो फाइनल रिजल्ट आपका तुरंत आ जाता है। तो 6 मंथ में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको लंबा वेट भी नहीं करना। फेज 1 इकोनॉमिक्स पेपर 1 है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव आता है, 50% डिस्क्रिप्टिव, इसमें आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, 34 ऑब्जेक्टिव, 94 डिस्क्रिप्टिव, 1.5 घंटे में, मतलब 90 मिनट्स में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने हैं, 50-50 मार्क्स का आएगा। सेम आपका फिर दूसरा पेपर है इंग्लिश का, यहाँ पे आपको एसे राइटिंग रहता है, कंप्रीहेंशन, एक प्रेसी राइटिंग रहता है, तो ये आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एसे राइटिंग यूपीएससी में करते हैं। ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव आपको बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, सेम यूपीएससी टाइप का है। मेंस 1 महीने बाद, एक ही दिन में तीनों पेपर हो जाते हैं, एक ही दिन में तीनों पेपर होते हैं, प्री के 1 मंथ के अंदर अंदर मेंस हो जाता है। पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, तो इसमें भी आपका जो 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए मिलते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। सेम आपके फाइनेंस मैनेजमेंट में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें क्या जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के आते हैं, 600 वर्ड लिखने होते हैं आपको 15 मार्क्स वाले में। 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, वो 400 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो ये पेपर का पैटर्न है, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। इंटरव्यू फिर आपका है 75 मार्क्स का, 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज के लिए बुलाया जाता है। फिर जो मेंस के मार्क्स हैं, फेज 2 के मार्क्स हैं, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स हैं, वो फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड करती है, ठीक है। अभी तक कोई भी डाउट है आप अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विच पेपर मेंस का जो पेपर फेज 2 प्लस इंटरव्यू है, इसके बेस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यस, इसका कोर्स सारथी आईएएस पे हम लॉन्च कर रहे हैं। इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस मिलेगी आपको। तो 6 आवर्स तो बहुत है इसके लिए, इस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि देखो कोई बैकअप जो 3 अटेम्प्ट दे चुका है, बैकअप देख रहा है, तो अभी पैरेलली स्टार्ट कर सकता है। कोई डिफरेंट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपका। जैसे मान लो सी सेट है, किसी का सी सेट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा प्लस में, क्योंकि उसी टाइप की प्रिपरेशन है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो उससे आपको और आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। जैसे जनरल अवेयरनेस है, क्या क्या टॉपिक आते हैं इसमें, आरबीआई सर्कुलर्स आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, इकोनॉमिक
इकोनॉमी वाली न्यूज आती हैं आपकी, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, जो आप इवन यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो है फैक्चुअल डेटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ थोड़ा सा टाइम निकालना है आपको, ज्यादा टाइम भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जो बैकअप ऑप्शन के लिए इसको फोकस करना चाहते हैं। क्वांट में आपका परसेंटेज, एवरेज, टाइम वर्क आप सीसेट में पढ़ते होंगे, डीआई है, नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, ये आप रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। इंग्लिश में जैसे आपका वोकैब है, ग्रामर है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, और बहुत डिफिकल्ट नहीं होती। आप अगर 10th क्लास में इंग्लिश पढ़ा है तो उसी लेवल की ग्रामर होती है ये, और प्रैक्टिस से भी आ जाती है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ग्रामर। यहाँ पे इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं सीखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ वीडियो या इवन प्रैक्टिस से भी आ जाएंगे ये, तो प्रैक्टिस करोगे तो भी सीख जाओगे। रीजनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सीसेट में हम सारे टॉपिक नहीं पढ़ते, जैसे इसमें रैंकिंग वाले क्वेश्चन तो हम सीसेट में आए हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है कई बार, कोडिंग डिकोडिंग आई थिंक कोडिंग डिकोडिंग नया हो बट इजी है, डुएबल है। रीजनिंग बहुत इजी है, रीजनिंग डिफिकल्ट नहीं है, और कुछ इसमें से 1-2 टॉपिक छोड़ के बाकी सारे आपने, जैसे पजल्स आती हैं, सिंपल पजल्स मैंने देखा है सीसेट में आती हैं। इनपुट आउटपुट एक बार पूछा गया है सीसेट में, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आई थिंक एक ही साल पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपने सीसेट में भी पढ़े हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ नए टॉपिक्स हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं इजिली। और देखो 60 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें इसकी देखो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी होगी, वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। ठीक है, तो हमें सारे क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाता, 60 क्वेश्चन होते हैं, तो हमारे यही स्ट्रेटजी हमें लेके चलनी होती है कि जो क्वेश्चन डुएबल है कम टाइम में 45 मिनट्स में, तो वो देखो नोटिफिकेशन जून जुलाई के में आने की प्रोबेबिलिटी है, जून जुलाई में, प्रीलिम्स के बाद ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये है आपका ईएसआई का सिलेबस। ईएसआई के सिलेबस में देखो ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, ग्रोथ, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक हिस्ट्री, पॉलिसी, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी सिंस 1991, इकोनॉमिक सर्वे, बजट पढ़ते हैं हम, इंडियन मनी मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ते हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये पढ़ते हैं, मल्टीकल्चरिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन, जेंडर इश्यूज, सोशल जस्टिस, तो ये सारी चीजें हम यूपीएससी में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है ये चीजें, जैसे कि ये आपका स्टैटिक तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, आपने अगर आरबीआई के लिए यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन की है तो ये आपका पूरा सिलेबस सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पे। नेशनल इनकम में भी वही सेम चीज पढ़ाते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी वही सेम चीज पढ़ाते हैं जो आप यूपीएससी में पढ़ते हैं। तो आपका ईएसआई और फाइनेंस के कुछ टॉपिक्स तो मुझे मैंने जो एनालिसिस किया है यूपीएससी का भी, जीएस का पेपर प्लस जीएस का सिलेबस प्लस आरबीआई का, तो बहुत सारे टॉपिक्स, तो आपको बस एक रिवीजन होगा आपका, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जैसे मैनेजमेंट है और कुछ फाइनेंस के टॉपिक्स एक्स्ट्रा है जो आपके लिए नए होंगे, वो आप पैरेलल प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, 1-2 घंटे मैनेज करेंगे तो भी कर सकते हैं। फिर फाइनेंस, इंग्लिश में तो देखो आपको ऐसे राइटिंग आती है, तो ऐसे करंट टॉपिक्स पे आता है जनरली, मैं वो भी दिखाऊंगा कई स्टेप के। रीडिंग कंप्रीहेंशन इजी होता है, प्रेसी राइटिंग भी इजी होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। फाइनेंस में देखेंगे तो ये सब हम यूपीएससी प्रिपरेशन में भी पढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में भी, जैसे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉन्ड मार्केट है, ये भी आजकल देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन तो आपके पेपर प्री में भी आ रहे हैं। टाइपिंग साइड स्पीड मैनेज हो जाती है, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। जनरल टॉपिक जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, बैंकिंग में जो क्या रिस्क है बैंक्स में, जैसे इंटरेस्ट रिस्क, रेट रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, बेसल नॉर्म्स हो गए, बेसल नॉर्म से यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है, तो बेसल नॉर्म्स हम यूपीएससी में भी पढ़ते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, हम यूपीएससी में भी पढ़ते हैं। यूनियन बजट इन्फ्लेशन, ये भी हम यूपीएससी में पढ़ते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आप लोगों को। हाँ, ये है कंप्लीटली थ्योरी पार्ट है हमारा, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कंप्लीटली थ्योरी पार्ट है, इसका थोड़ा डिटेल्स और सिलेबस होगा वो आपको शेयर हो जाएगा, बट मोस्टली सिलेबस यूं लगा लो कि आपने यूपीएससी में पढ़ा है, इसी का बस
कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा इन टॉपिक्स में, क्योंकि यहाँ पर डेटा फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, बट आजकल तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी पूछने लग गए हैं, लाइक यूपीएससी के पैटर्न पे। एथिक्स आपने पढ़ा है यूपीएससी में, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेबी का भी आगे बताएंगे, ठीक है। और आपका जो सारथी है इसकी वेबसाइट पे 26 जनवरी से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप प्लान बी के लिए जा रहे हैं तो कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं सारथी आईएएस वेबसाइट पे। फीस मोस्ट इकोनॉमिकल रहता है, हमारा शुरू से ही टारगेट रहेगा इकोनॉमिकल कोर्सेज प्रोवाइड करने का, वही प्राइसेस यहाँ पे भी रहेंगे। और ये यूपीएससी ओरिएंटेड कोर्स रहेगा, यूपीएससी स्टूडेंट्स को देख के ध्यान में रखते हुए, जो सिलेबस है आपका ओवरलैप है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो ये हम मोस्टली अप्रैल एंड तक या मिड तक हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टेक्ट सारथी आईएएस, ठीक है। 26 जनवरी से इसमें पूरा कवर किया जाएगा आपका फेज 1 फेज 2। हमारी टीम है, पूरी टीम है, हर सब्जेक्ट की टीम है अलग से। रीजनिंग का अलग टीचर है, इंग्लिश का अलग टीचर है, क्वांट का अलग टीचर है, आपका जीए के अलग टीचर है, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यू के अलग टीचर है, ठीक है। फिर आते हैं, अब एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको ना, क्वांट के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के बीच मन में डाउट होगा, चेंज नहीं होता है, सिलेबस फिक्स रहता है, कई सालों से सेम सिलेबस है, ठीक है। देखो बहुत कुछ लोग कह रहे थे कि क्वांट सीसेट से डिफिकल्ट है इसका। जैसे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एक रूट दिया हुआ है, रेशियो ऑफ हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी ने 10th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व किया होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा ये क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन थे, ये आरबीआई के एक्चुअल क्वेश्चन है। बहुत सारा देखो इसके बारे में हाइप ज्यादा क्रिएटेड है कि बहुत टफ आते हैं, कैट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। 30 में से 30 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन आपके आराम से डुएबल होते हैं। जैसे डीआई आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, टेबुलर फॉर्मेट में आता है, या पाई चार्ट वाला डीआई आता है, वो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड होता है, प्लस माइनस या प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे करके, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजें होते हैं। यस, नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि ए इन्वेस्टेड 2000 मोर देन बी, आफ्टर 8 months ए लेफ्ट, प्रॉफिट एंड एट द एंड ऑफ ईयर वाज 6800, एज प्रॉफिट वाज 400 एफ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। डेली 3 to 4 लेक्चर्स होंगे, 4 लेक्चर्स होंगे डेली, 3 to 4 लेक्चर्स, मतलब 40 मिनट्स का एक लेक्चर लगा सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि ईएसआई स्टैटिक है, ईएसआई स्टैटिक पे तो आपको लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स है वो पूरा पढ़े हुए हैं, वो पीडीएफ हमारे नोट्स होंगे, उसको रिवाइज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर स्टूडेंट, यस, कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसको, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जाम में अपीयर कर सकता है। यस, आरबीआई स्टडी लीव देता है अलग से। यस, अभी जैसे मैंने बताया कि 2 स्टूडेंट्स हमारे थे, उन्होंने यूपीएससी मेंस के टाइम पे वो लगभग 1.5 मंथ की लीव पे थे, ठीक है। आपकी जो लीव्स होती है आप यूज कर सकते हो। 40 to 45 मिनट के लेक्चर्स रहेंगे। और मैंने बताया ना, जैसे ईएसआई स्टैटिक है, आपको देखने की जरूरत नहीं है लेक्चर्स को, आप जो नोट्स दिए जाएंगे बस उनको पढ़ना है, क्योंकि उसमें आपका थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है, तो वो हमने इंक्लूड किया है, वो आप जनरली यूपीएससी में नहीं पढ़ते। जो आपका प्री में इकोनॉमिक्स है ना, वही आप प्री के लिए सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। GS1 पेपर है आपका प्री का, उसके लिए आप सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, वही सिलेबस है ऑलमोस्ट, ठीक है। देखो नंबर सीरीज आता है, नंबर सीरीज प्रैक्टिस से आ जाएगा, ये कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सी सेट जैसे जितना टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है इसी के ऊपर में बेस्ड फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम 10th क्लास में पढ़ते आए हैं स्कूल टाइम पे, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं आते। फिर आता है हमारा रीजनिंग के क्वेश्चंस है। तो रीजनिंग में देखो
ये आप यूपीएससी में भी आते होंगे आपके, कुछ एक ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, फिर रीजंस देगा इसके, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस इज आर इम्प्लिसिट। तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, ये स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या डिफिकल्ट है, आप यूपीएससी में भी पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन, अटेम्प्ट करते हैं। ये एक्चुअल क्वेश्चन है आरबीआई ग्रेड बी का, 10 क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, रीजनिंग के अंदर में। फिर ये पजल्स है कि 8 फैमिली मेंबर आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, तो ये प्रैक्टिस से आ जाते हैं इजिली, ठीक है। और 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन मिक्स आते हैं, तो उसमें आपको 60 क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि 45 मिनट से होती है। आपका टारगेट होता है कि सेक्शनल कट ऑफ निकालना है, मुझे जीए में ज्यादा स्कोर करना है। फिर आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इफ ए सिंबल इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय लेटर देन राइट इन बिटवीन ए एंड बी इफ ए नंबर, तो ये स्टेप दे रखा है अल्फान्यूमेरिक सीरीज टाइप के। इससे इसी टाइप के क्वेश्चन आप सी सेट में भी आपने कभी अटेम्प्ट किए होंगे। फिर आता है आपका इनपुट आउटपुट है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आए। और एक बार सी सेट में भी पूछा गया है, मुझे याद है, मैंने देखा था पेपर में कि सी सेट में एक बार पूछा गया है 2-3 साल पहले, ये इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। फिर कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आसान होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये सिलोक्स टाइप के क्वेश्चन, जो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आप सी सेट में पढ़ते हैं। इनइक्वलिटी, ये भी आपने सी सेट में पढ़ी होंगी। फिर आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, इंग्लिश भी डिफिकल्ट नहीं आता है, इंग्लिश में भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने बताया कि इस एग्जाम के बारे में हाइप ज्यादा क्रिएट किया हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट आता है पेपर, वैसा नहीं है। कैट लेवल का आता है, वैसा भी नहीं है। इंग्लिश के क्वेश्चन देखोगे तो इसमें एरर निकालना है आपको, बेसिक ग्रामर आती है तो आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर आता है कि अगेन ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि सारी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है ये सेंटेंसेस, तो ये चेक करना है। तो आराम से आप ये 10th क्लास में हम ग्रामर पढ़ लेते हैं। फिर आता है एक पैराजम्बल्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस दे देंगे, 5 से 6 सेंटेंस मिलेंगे आपको, तो इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है कि पहले सेंटेंस कौन सा बनेगा, मतलब एक पैराग्राफ बनाना है तो उसमें पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, सेकंड सेंटेंस कौन सा आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ कंप्रीहेंशन आते हैं, 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन बेस्ड होते हैं, जो आप यूपीएससी के सी सेट में भी अटेम्प्ट करते हैं। तो डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन दिखाना, मैंने इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, ताकि आपको क्लियरिटी आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि कंप्रीहेंशन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनरल अवेयरनेस। पीआईबी आप पढ़ते होंगे, पीआईबी करंट अफेयर्स यूपीएससी में पढ़ते हैं, बस सेम यहाँ पे आपको पढ़ना है। इफ आई पास द डिग्री बाय गिविंग, यस आपके 60% होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट दोबारा देके भी स्कोर कर लेते हैं, 60% अपना मार्क्स परसेंटेज इंप्रूव कर सकते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ईएफटीए कंट्री, ये रिसेंट, बहुत रिसेंट या करंट अफेयर यहाँ पे भी ना। आपको देखो एक बेनिफिट ये है कि आपको पूरे साल का या पिछले साल का, मतलब 12 से 18 मंथ्स का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, लास्ट के 3-4 मंथ का मैक्सिमम करंट अफेयर आता है। जैसे अभी इस साल एग्जाम अक्टूबर में हुआ था, 18 अक्टूबर को, तो सितंबर 2025 की न्यूज पीआईबी से भी क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ईएफटीए कंट्री। तो ईएफटीए जो कंट्रीज थे उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सब हम पढ़ते हैं कि जो इंडिया की सोवरेन रेटिंग थी, किस कंट्री की थी ये, जिसने इंडिया की रेटिंग अपग्रेड की थी, हु ऑन द फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट। मिक्स आता है। जनरल अवेयरनेस में आपका स्पोर्ट्स, साइंस, डिफेंस, इकोनॉमी, आरबीआई की जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं वहां से। फिर आपका न्यूज़पेपर सीए में देखोगे तो और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, जैसे आप यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, मान लो ग्लोबल जेंडर गैप है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो इस तरह के क्वेश्चंस। यस अदर एग्जाम्स देखो, क्योंकि सारे एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम में यही पैटर्न आता है, कोई डिफरेंट नहीं होता। तो ये आप मतलब ये प्रिपेयर कर लोगे तो आपके बाकी एग्जाम्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे आरबीआई के सर्कुलर्स हैं लेटेस्ट,
करंट अफेयर्स, मतलब लेटेस्ट जो न्यूज़ में रहते हैं, लास्ट 4-5 मंथ के करंट सर्कुलर्स आते हैं। करंट अफेयर आपका लास्ट 3-4 मंथ से आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि पेमेंट एग्रीगेटर, बट यहाँ पे बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल पूछा जाता है। जैसे देख लो, पेमेंट एग्रीगेटर नेटवर्थ रिक्वायरमेंट पूछी है, डेली एग्रीगेटर यूपीआई लिमिट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज की गई थी, सितंबर की न्यूज में ही था। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आप पढ़ते होंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबने पढ़ा होगा, तो उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मंथली क्रेडिट लिमिटेड, मैक्सिमम बैलेंस लिमिटेड परमिटेड इन ए स्मॉल अकाउंट, फ्री एआई कमेटी बनी थी एक आरबीआई की, तो फ्री एआई की जो फ्रेमवर्क आया था उस पे क्वेश्चन था। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि मिक्स आता है। सोर्सेज आपको यहीं पे जो कोर्स होगा उसमें सब कुछ मिलेगा, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा, और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। जो लेट ज्वाइन किया है या जिनका मिस हो गया है उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखोगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस मेनली 80 में से लास्ट 3 मंथ्स की करंट अफेयर्स सर्कुलर्स न्यूज़पेपर जो भी है वहां से पूछे गए थे। और आपका 10 से 15 क्वेश्चन स्टेटिक होता है जो यूपीएससी में भी आप पढ़ते हैं, तो वहां से हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है आपको, बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ के आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ईएसआई स्टेटिक मैंने बताया कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो उसके वीडियो भी नहीं देखने की जरूरत है आपको, सीधा आप डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। फिर आता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में क्वेश्चंस, मैं दिखाता हूं आपको फेज 2 के क्वेश्चंस। फेज 2 में ना 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूं मैं। इसमें से 20 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन होते हैं सिंगल मार्क्स के। और जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का आपका पेपर रहेगा, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का जो पेपर रहेगा उसमें फाइनेंस 50%, मैनेजमेंट 50%, मतलब डिवाइड रहता है क्वेश्चंस। तो किस फॉर्म में आते हैं, जैसे कि ये नाफेड के बारे में था। ठीक है, नाफेड के बारे में क्वेश्चन था, तो नाफेड के लिए एक पैराग्राफ दे दिया था कि इस एक्ट के थ्रू बना था, कौन सा इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, जिसने भी पढ़ा होगा आराम से, आपने यूपीएससी प्रिपरेशन में भी पढ़ा होगा कि ये नाफेड के बारे में। ठीक है, और कौन रेगुलेट करता है, तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो आई थिंक ये 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आया था, बना था, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं इस साल आरबीआई के 2025 में फेज 2 में पूछे गए थे। बस पैराग्राफ दिया होता है, जैसे कि ये भी आप सब पढ़े होगा, आपने सबने पढ़ा होगा, निगोशिएट डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, जो आरबीआई का पोर्टल है जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। एक पोर्टल है आरबीआई का जिसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑन करता है, निगोशिएट डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम बोलते हैं जिसको। तो ये भी आप सबने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, या आरबीआई से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे होंगे, मनी मार्केट पढ़ रहे होंगे, या मेनली मनी मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे जरूर पढ़ा होगा आपने ये। ठीक है, एथिकल थ्योरी पे क्वेश्चन था, एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ऐसे पैराग्राफ दे दिया गया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट इज एंगेज्ड इन अनएथिकल प्रैक्टिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लोअर एम्प्लॉइज आल्सो डू द सेम। तो इस तरह का एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन एथिक्स मैनेजमेंट पे, यस तो वही, मतलब जो आपने ना मोस्टली चीजें मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी वालों ने सिर्फ मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी लगभग सारी चीजें, कुछ फाइनेंस के टॉपिक्स हैं 2-4, उनको छोड़ के सारा पढ़ा होगा। आपका एक रिवीजन होगा। फेज 1 में भी आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे। सी सेट के लिए आप, अगर आपका अच्छा है या आप सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मोस्टली टॉपिक आपने पढ़े होंगे। फिर आता है जैसे कि 1 मार्कर वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैनेजमेंट से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सिलेबस में है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिलेबस से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एक फायदा ये है, यूपीएससी की तरह अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। आपको ये सिलेबस है, टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर बहुत ही रेयर चांस होता है कि क्वेश्चन आते हैं। और ओवरऑल पेपर में 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, 100 का ऑब्जेक्टिव है, 50 ईएसआई का, 50 एफएम का ऑब्जेक्टिव है। बाकी जो इंग्लिश का 100 का डिस्क्रिप्टिव है, 50 का ईएसआई, 50 का आपका फाइनेंस मैनेजमेंट, ये 100 आपका ईएसआई प्लस एफएम का ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है। तो 300 मार्क्स है। तो आपने डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा कर लिया, ऑब्जेक्टिव में भी एवरेज प्रिपरेशन कर ली आपने, तो भी आप
नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम आपके यूपीएससी प्री के बाद ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, इस साल जो आएगा। तो 100 प्लस के आसपास ही वैकेंसी आने की प्रोबेबिलिटी है, और नोटिफिकेशन लगा के चलो, जून से पहले तो नहीं आएगा, तो आपके पास एनएफ टाइम है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख लो। आपने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सुनी होगी, अभी रिसेंट में आई थी, बार बार पीआईबी में न्यूज में थी। इंग्लिश में भी होती है टाइपिंग, जो कोई हिंदी में करना चाहे तो हिंदी में कर सकता है, इंग्लिश में ही करनी होती है मेनली। मतलब दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं आप, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जिसको भी जो भी लैंग्वेज मीडियम कंफर्टेबल लगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पे क्वेश्चन था, बार बार आई पीआईबी में, न्यूज में थी रिसेंट में, और सबने पढ़ी भी होगी ये, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताया कि फैक्चुअल पूछा जाता है। पूछ लिया था कि इसका कितना बजट है, कितने लोगों को बेनिफिट होगा, स्कीम ड्राज इनसाइट फ्रॉम विच प्रोग्राम, तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से ये स्कीम विड्रॉ की, मतलब स्कीम वहां से ड्रॉ की गई है। डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस में आई विल शो, और इसका पीडीएफ भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। द स्कीम विल बी गवर्न थ्रू नीति आयोग विल गवर्न, तो ये सब आपने यूपीएससी प्रिपरेशन में हर स्टूडेंट ने पढ़ा होगा ऐसे चीजें। पीआईबी में आई है ये, आपका न्यूज़पेपर में भी बार बार आ रही थी स्कीम। ये सही के एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। फिर एक ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट पे था, रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप, तो इस तरह की आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, इस तरह की रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट पे क्वेश्चन था, ये पीआईबी में ही था। ठीक है, इन्वायरमेंट ऑडिट रूल्स पे क्वेश्चन था, ये आपका पीआईबी में था। तो कुछ क्वेश्चंस आपको यूपीएससी स्टाइल में भी देखने को मिलेंगे, दोनों क्वेश्चंस में डेटा नहीं है, बट ये यूपीएससी स्टाइल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपने पढ़े भी होंगे सबने। ये स्कीम से क्वेश्चन आते हैं जो 1 मार्कर होते हैं, मोस्टली स्कीम होती है 1 मार्कर वाले क्वेश्चन है। स्कीम में एप्लीकेशन है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पीएम सुरक्षा बीमा योजना, 14 years old child is covered, insurance coverage will be stopped once beneficiary's age is 68, a person died at the age of 50, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड। ये स्कीम पढ़ी है तो आप आराम से कर सकते हैं। कारा रूल्स न्यूज में था, पीआईबी में था, तो मोस्टली पीआईबी से ही जो स्कीम्स न्यूज में होती है वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो पीआईबी न्यूज़पेपर मतलब करंट अफेयर आप यूपीएससी के लिए भी पढ़ते ही हैं मोस्टली चीजें। अब आती है डिस्क्रिप्टिव की। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में देखो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्कर क्वेश्चंस की बात है। तो देयर इज नीड फॉर ए हाई क्वालिटी वेलफेयर फॉर दिस स्टैंडर्ड्स आर प्रोवाइडेड इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सिलेबस का पार्ट है आरबीआई की। आरबीआई के सिलेबस में दिया गया है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लगभग वहीं से क्वेश्चन आते हैं जो सिलेबस का पार्ट है, वहीं से, कोई डिफरेंट टॉपिक पे नहीं आएगा। फिर आता है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका आरबीआई का सिलेबस का पार्ट है, तो वहां से क्वेश्चन आया था। ये यूएनडीएसए की एक रिपोर्ट आई थी, जेंडर स्नैपशॉट, बहुत रीसेंट की रिपोर्ट थी। आप सीधा जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है फेमस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एफएओ, आईएलओ, डब्ल्यूटीओ, इनकी रिपोर्ट्स पढ़ के चले जाओ तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे बहुत इजीली प्रिडिक्टेबल भी है, जैसे कि ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर में क्वेश्चन था, तो यहीं से इसने डिस्क्रिप्टिव पूछ लिया। आपकी यूएन की जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 3 क्वेश्चन तीनों रिपोर्ट से डिस्क्रिप्टिव के। 10 मार्कर्स में आरबीआई की, जो देखो अक्टूबर में ही पेपर था, तो अक्टूबर में जो दिसंबर में पेपर था, फेज टू दिसंबर में था, तो अक्टूबर की जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसी के हाईलाइट पे क्वेश्चन पूछ लिया था। फिर अर्बन इंडिया एंड स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर में पूछ लिया था, फिर मल्टीकल्चरिज्म के ऊपर में पूछ लिया था। तो ये आप यूपीएससी में भी पढ़ते हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बस हाँ थोड़ा सा फैक्ट डेटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस उसको आपको फोकस रखना है। फिर एफएम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख लो आप, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिमिलर सा पैटर्न लग रहा होगा। डिस्कस कैपिटल मार्केट इज सीन एज द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, आल्सो लिस्ट स्टेप टेकन बाय द सेबी फॉर कैपिटल मार्केट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है कि मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, सिलेबस से ये भी आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज सिलेबस का पार्ट है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिलेबस का पार्ट है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन था।
ठीक है, यूनियन बजट के कॉन्सेप्ट पूछे थे। एक्सप्लेन हाउ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी इज यूज्ड टू बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। तो ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप यूपीएससी प्रिपरेशन में पढ़ते हैं ये सब चीजें। आरबीआई का रोल इन सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ मार्केट, ठीक है। स्टेट द रिस्क एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द एआई, इट्स न्यू डायमेंशंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये तो बहुत रिसेंट में करंट का टॉपिक है, तो करंट से क्वेश्चन, तो इस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है, और ये सारे आपका देखोगे कि यूपीएससी स्टाइल के ही है, मतलब यूपीएससी में से थोड़े इजी ही है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं। इंडियन स्टार्टअप स्कोपिंग वेस्टर्न स्टार्टअप्स, इंडियाज गोल टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इट्स एमिशन 45% ऑफ जीडीपी बाय 2030, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट लाइज अहेड, डिजिटल बैनर होर्डिंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ए बैनर प्रिंटिंग बिजनेस। स्टैंडर्ड टॉपिक्स आते हैं, करंट के टॉपिक्स होते हैं वो आते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये वेबिनार आई थिंक यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। तो दीज आर द क्वेश्चंस, तो आप देख चुके हैं। एंड कट ऑफ दिखा देता हूं मैं आपको, इस साल की जो 2025 की अभी फेज 2 की कट ऑफ आई नहीं है, वो फाइनल रिजल्ट के बाद आती है, तो वो मैं 24 की दिखाऊंगा कट ऑफ। ये थी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। 200 मार्क्स में आपको 77.5 मार्क्स लेने थे। ये 30% थी सेक्शनल कट ऑफ। बाकी कैटेगरीज की कम थी, ईडब्ल्यूएस की 20% थी, ओबीसी की 25% थी, एससी एसटी की भी 20% सेक्शनल कट ऑफ थी। ओवरऑल देखोगे 64.75 है, इसकी 69 है, 65 है, 64 इसी रेंज में रहती है, ये इसी साल हाईएस्ट थी। ये है फेज 2 की 2024 की, क्योंकि 25 की कट ऑफ आई नहीं है। तो फेज 2 में जिसने 173.5 मार्क्स जनरल कैटेगरी में स्कोर किए थे, पिछले साल ईडब्ल्यूएस की और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे सेम रहती थी, इस साल चेंज कर दी है। तो जो आपकी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो सिमिलर लाइन पे थी फेज 1 में, लास्ट ईयर सेम रखते थे वो। तो इस साल यहाँ पे जो फेज 2 की कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की भी चेंज होगी, तो 173.5 मार्क्स आउट ऑफ 300। और ये है आपका फाइनल कट ऑफ 226.75 आपके ये है टोटल 375 मार्क्स है। ये बाकी कैटेगरीज की हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आरबीआई ग्रेड बी। तो आरबीआई ग्रेड बी का जैसे मैंने बताया है बहुत ही शॉर्ट साइकिल है, आपका 6 मंथ्स में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आपका सितंबर में नोटिफिकेशन आया था, अक्टूबर में एग्जाम था, अक्टूबर मिड में एग्जाम था इस बार फेज 1, दिसंबर के स्टार्टिंग में ही आई थिंक 6 दिसंबर को फेज 2 था। अभी रिजल्ट आने वाला है, इसी बार थोड़ा सा डिले हुआ है। फिर जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 15-20 दिन बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही इंटरव्यू 2 महीने के अंदर फिजिकल इंटरव्यू होते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई 4 जगह पे इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू जैसे ही खत्म होंगे उसके कंप्लीट होते ही विद इन 2-3 डेज में फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो आपका यूँ समझ लो 6 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और इस साल का जैसे कि रिजल्ट आएगा फाइनल आते आते मार्च हो जाएगा, तो अप्रैल में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो इतना फास्ट प्रोसेस रहता है, आपको क्लियरली पता लग जाता है। फेज 1 का रिजल्ट 10 दिन में आ जाता है, 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपका क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। इसका 30 डेज में आ जाता है मैक्सिमम फेज 2 का, तो 30 डेज में आपको पता लग जाएगा कि आपका हुआ है। और जैसे ही इंटरव्यू होंगे खत्म, इंटरव्यू के तुरंत बाद 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। और इंटरव्यू मिनिमम 2 मंथ तक चलते हैं, 1 से 2 मंथ के बीच में इंटरव्यू कंप्लीट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आरबीआई, बहुत शॉर्ट साइकिल। सेम साइकिल जो है अदर रेगुलेटरी बॉडीज का भी रहता है। अब बता देते हैं कि नाबार्ड की जो है थोड़े से डिफरेंसेस क्या है। नाबार्ड में भी क्राइटेरिया सेम है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कोई भी ग्रेजुएट अपीयर कर सकता है, 21 से 30 एज है, वही ओबीसी एससी एसटी को सेम एप्लीकेबिलिटी है, कोई भी ग्रेजुएट 60% मार्क्स के साथ। हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रीजनिंग का, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज बहुत बेसिक आती है। अगर आपने पढ़ी है, कभी भी प्रिपेयर किया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली आती है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग भी मैनेजमेंट टाइप के क्वेश्चन है, मैनेजमेंट टाइप के हमारे नोट्स होते हैं, उतने ही काफी होते हैं।
ये 3 सेक्शन होते हैं। जीए इकोनॉमिक सोशल इशू आता है इसमें फेज 1 में, उसमें आरबीआई में सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए था। यहाँ पे ये सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है। एआरडी भी आता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, आई थिंक जीएस 3 में पढ़ते हैं। मेंस में सेपरेट कट ऑफ नहीं होता, मेंस में तीनों सब्जेक्ट का टोटल मिला के। आरबीआई के जो मेंस की बात कर रहे हैं, आरबीआई के जो मेंस में तीनों सब्जेक्ट हैं, इनका टोटल कट ऑफ होता है। और यहां पे सेक्शनल कट ऑफ मैंने बताया था कि 30% जैसे था। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तीनों को पेपर को मिला के, यहाँ पे सेक्शनल नहीं होता है, तीनों को एडिशन करके फाइनल कट ऑफ निकलता है। अगर आपने जैसे कि यहाँ पे भी मेंस में अच्छे मार्क्स ले लिए, मेंस में अच्छे मार्क्स ले लिए, इंटरव्यू में कम भी आया है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने मेंस में अच्छे मार्क्स ले लिए हैं तो। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू का कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं है ना, ईएसआई फाइनेंस मैनेजमेंट में अलग से स्पेसिफिक कट ऑफ है, ओनली फेज 1 में है। फिर आता है नाबार्ड की बात कर रहे थे। नाबार्ड में ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, इसमें से ये जनरल अवेयरनेस, ईएसआई और एआरडी, ये आपका मेरिट सेक्शन डिसाइड करता है कि आपका फेज 2 में सिलेक्शन के लिए ये 100 मार्क्स, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो इनकी कट ऑफ ना 2 से 3 मार्क्स ही जाती है, 2-3 मार्क्स। जैसे कंप्यूटर की भी 2 से 3 मार्क्स आती है, सिर्फ इंग्लिश की कट ऑफ ज्यादा जाती है यहाँ पे 10 प्लस के करीब, क्योंकि इजी आता है, बहुत ही इजी आता है। आरबीआई वाले क्वेश्चन से भी बहुत ही बच्चों टाइप क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे इंग्लिश के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इजी आता है, यहाँ से 2 से 3 नंबर जाती है कट ऑफ। डिसीजन मेकिंग की 1 से 2 जाती है। ठीक है, ये सेक्शन है तीनों, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक सोशल इशू और एआरडी। एआरडी भी आपने यूपीएससी प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, जीएस 3 में आई थिंक पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई अटेम्प्ट नहीं है। आरबीआई में जनरल कैटेगरी के 6 अटेम्प्ट है, बाकी कैटेगरी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नाबार्ड में भी अटेम्प्ट के लिए। तो जो 100 मार्क्स में से स्कोर करेगा, जैसे कट ऑफ जो जाती है इसकी, वो इस 45 से 50 के 52 लगा लो, 52 45 से 52 की रेंज में कट ऑफ जाती है, जो ये 100 मार्क्स है। ये सेम है आरबीआई के लिए जो पढ़ा है ना आपने, अलग से नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट्स आप आरबीआई की तैयारी करोगे तो वहां से प्रिपेयर हो जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज बहुत बेसिक है, डिसीजन मेकिंग आप में का मैनेजमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ईएसआई आपका कंप्लीटली आरबीआई से ओवरलैप होता है, सिमिलर जो आरबीआई में पढ़ा है आपने वही। एग्रीकल्चर थोड़ा सा अलग है, बट आपने यूपीएससी में मैक्सिमम पढ़ रखा है, यहाँ पे फैक्चुअल आता है तो थोड़ा सा अलग पढ़ना होता है, वो भी हो जाता है। यस, परी में कट ऑफ से अलग रहती है। और यहाँ पे कंपोजिट टाइमिंग है, आरबीआई में सेक्शनल टाइमिंग है, यहाँ पे कंपोजिट टाइमिंग है। तो जिसका क्वांट रीजनिंग बहुत वीक है, मतलब जिसे लग रहा है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा कभी, बहुत डिफिकल्टी आ रही है सी सेट में, तो वो नाबार्ड के लिए भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स ही कट ऑफ जाती है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा सा बस ज्यादा जाती है, ये 2 से 3 मार्क्स, क्योंकि इंग्लिश इजी आता है। ठीक है, बाकी भी कंप्यूटर रीजनिंग इनकी नेट पे अवेलेबल है, नाबार्ड की वेबसाइट पे भी। ठीक है, और हम एक ब्रोशर भी शेयर कर देंगे जिसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। और यहाँ पे 25 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज के मेंस में लिखेंगे, बैठेंगे स्टूडेंट्स, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रहती है 1/4। फिर फेज 2 होता है, फेज 2 में वही आरबीआई टाइप ही है, इंग्लिश का सेम पैटर्न रहता है, सेम 100 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे। आपका कंप्रीहेंशन नहीं रहता यहाँ पे एक लेटर राइटिंग आ जाता है, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेस 3। फिर पेपर 2 में ईएसआई आरडी का 100 मार्क्स का कंबाइंड आता है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव 50 डिस्क्रिप्टिव रहेगा। 6 क्वेश्चन करने हैं, में से 4 करने हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, 3 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स वाले, 3 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स वाले, उसमें से 2-2 क्वेश्चन करने होते हैं, ये भी टाइप करना होता है। और ये भी मतलब आपका ईएसआई कंप्लीटली आरबीआई से ओवरलैप है। आरबीआई की देखो, नाबार्ड में सिर्फ आपको एआरडी एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है। कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। आपने यूपीएससी प्रिपरेशन की होगी तो कुछ कंप्यूटर की बेसिक चीजें पढ़ी होगी, कंप्यूटर पे काम करते होंगे, तो वो डेली लाइफ टाइप में जो यूज होता है या वर्क लाइफ में हमारी यूज होता है कंप्यूटर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो वो डुएबल है। तो आपके दो एग्जाम सॉलिड एग्जाम्स हैं जिससे यूपीएससी एस्पायरेंट टारगेट कर सकता है मेनली, जिनका सिलेबस भी आपका यूपीएससी प्रिपरेशन से ओवरलैप होता है, वो नाबार्ड और
आरबीआई। इसके अलावा भी एग्जाम्स के ऑप्शंस हैं आपके पास, फिर इसमें इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। ये भी शॉर्ट साइकिल वाला एग्जाम है। सीबी ग्रेड ए और पीएफआरडीए, एक नया इंस्टीट्यूशन आया होगा, आपने सुना होगा, तो आईएफएससी। आईएफएससी में तो कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, एनी ग्रेजुएट, ठीक है। यहाँ पे सीबी ग्रेड ए और पीएफआरडीए में सिर्फ क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे सिर्फ या तो नॉर्मल मास्टर डिग्री वाला कोई कैंडिडेट हो, किसी भी मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन हो, या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियर्स को अलाउ किया गया है यहाँ पे, या फिर कोई सीए सीएफए है, ये है। यहाँ पे सेबी में पीएफआरडीए में कोई एनी ग्रेजुएट, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों को अलाउ नहीं किया गया, जबकि आरबीआई, आपका नाबार्ड, उसमें अलाउ है, और आईएफएससी में भी अलाउ है। बट सीबी, पीएफआरडी, आईएफएससी में थोड़ा सा सिलेबस अलग है, जैसे कोस्टिंग, कंपनी अकाउंट्स, सॉरी कंपनी एक्ट, कोस्टिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स आपका डिटेल में आ जाता है, जिसमें आप बिजनेस साइकिल, डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, ये सब चीजें पढ़ते हैं, केनेजियन थ्योरी, ये सब चीजें पढ़ते हैं, तो वो सब्जेक्ट आ जाते हैं। बट अगर कोई भी यूपीएससी छोड़ के भी, मतलब इन एग्जाम्स को भी टारगेट करना चाहता है, जनरली सेबी का भी लगभग हर साल हो रहा है, आरबीआई का, नाबार्ड का तो डेली, मतलब हर साल ही एग्जाम होते हैं, इनके भी अभी सेबी का भी कुछ साल तक रेगुलर एग्जाम रहेगा। तो इसको कोई टारगेट करना चाहता है तो इसकी भी डिटेल हम बाद में ब्रोशर के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये है आपका, बट ये थोड़ा सा मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये यूपीएससी से सिलेबस थोड़ा सा इसका अलग है, बट आरबीआई नाबार्ड है वो कंप्लीटली ओवरलैप होता है, थोड़ी सी चीजें छोड़ के। यस, जो है हमारा कोर्स अवेलेबल रहेगा सारथी प्लेटफॉर्म पे ही, यूपीएससी ओरिएंटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली कस्टमाइज्ड कोर्स रहेगा। तो आई थिंक लाइव भी हो गया हुआ यूपीएससी सारथी आईएएस की वेबसाइट पे, उसमें क्लासेस हमारी हैं 26 से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंप्लीट आपको कहीं दूसरे जगह पे जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ उसी में मिलेगा, इंक्लूडिंग गाइडेंस कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आपका। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं आप। कोर्स प्राइस आपको साइट पे मिल जाएगा, डेमो क्लास भी अवेलेबल रहेंगी। ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। यस, सेबी में कोई भी मास्टर डिग्री होगी, यू आर एलिजिबल। ऑल राइट, सो अच्छा क्वेरीज हैं सर। व्हाट वी कैन डू इज कि आई थिंक कुछ लोगों ने शायद सेशन लेट ज्वाइन किया होगा, जैसे मैं क्वेरीज देख रहा हूँ कि सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द वीडियो। देखो भाई, जितने भी लोगों ने लेट ज्वाइन किया है सेशन, हम इस सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, है ना, सारथी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिस हुआ हो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरा आपको सजेशन क्या है, देखो पहले आप ये डिसाइड करो कि येस दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप यूपीएससी प्लान बी के बारे में सोचें, ठीक है। ये मैं आपको एश्योरिटी से बोल रहा हूँ, जितनी भी मैंने ऑप्शंस देखे हैं, अपनी भी जर्नी में मैंने ऑप्शन देखा था, रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन आर द बेस्ट बैकअप ऑप्शन, बेस्ट प्लान बी फॉर ऑल यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट, फॉर द ऑब्वियस रीजन जो हमने वीडियो में स्टार्टिंग में सेशन में डिस्कस किया, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, है ना, कल तक अपलोड हो जाएगा। अब देखो भाई, ये चीज आप ध्यान रखना कि वंस यू हैव डिसाइडेड इट, उसके बाद हम और अभी वेबिनार करेंगे। अगर आपको नाबार्ड में और डिटेल जाननी है, सेबी में और डिटेल जाननी है, वंस यू हैव डिसाइडेड इट, दिस इज द राइट टाइम कि जब आप आरबीआई को टारगेट करें, है ना। क्योंकि देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका मई में है ना, और उसके बाद आरबीआई का एग्जाम होगा, और फेज 1 और फेज 2 के बीच में टाइम भी कम रहता है। इफ गॉड फॉरबिड्स अगर आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पाते, ऐसा हो सकता है ना कि दैट इज व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस प्लान बी, राइट। अगर आप वो नहीं क्रैक कर पाते प्रीलिम्स एग्जाम, तो आपके पास इमीडिएटली आरबीआई टारगेट करने के लिए होगा, वरना क्या होता है कि आपको नेक्स्ट 1 ईयर वेट करना पड़ता है,
हम 3-4 महीने सोचने में लगा देते हैं, फिर वापस से यूपीएससी दे रहे होते हैं विदाउट एनी बैकअप प्लान, है ना। तो अगर आप अभी से आरबीआई की प्रिपरेशन करेंगे, जो कि लिमिटेड कंटेंट आपको फॉलो करना है, 70% कंटेंट यूपीएससी सेंटर की है ना, देन यू विल हैव एन ऑप्शन आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर कुछ मैसअप होता है यूपीएससी एग्जाम में, तो आपके पास तुरंत आरबीआई टारगेट करने को है। ठीक है सर, ठीक है। अगर कुछ और क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो आप एड्रेस कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट नाबार्ड की सैलरी की बात कर रहे हैं, आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर पे ज्वाइन होता है, नाबार्ड में ग्रेड ए ऑफिसर के पोस्ट पे ज्वाइन होता है। सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नाबार्ड जैसे आरबीआई में 1.5 लाख प्लस इन हैंड सैलरी मिलती है, तो आपको नाबार्ड में 1.25 प्लस सैलरी मिलती है, 1.25 लाख प्लस इन हैंड सैलरी मिलती है। बाकी आप एक ये समझ लो कि जो आप आरबीआई के लिए तैयारी करेंगे तो आपका एक तरह से सीसेट प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन का रिवीजन ही है। तो आप पैरेलली आराम से इसको लेके चल सकते हैं, डिफिकल्टी नहीं आएगी। और कुछ भी अगर आपका मिस होता है या रह जाता है तो वो आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं बची हुई चीजें। बट मेरे हिसाब से तो ये एक तरह से आपका रिवीजन ही होगा, क्योंकि इकोनॉमिक से आजकल आपको 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आजकल इकोनॉमी से ज्यादा फाइनेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आप आरबीआई प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, जो आप जनरली यूपीएससी में शायद उस डेप्थ में नहीं भी पढ़ते होंगे, बट यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट आरबीआई ग्रेड बी। क्लास 3 से 4 क्लास रखेंगे, 40 मिनट से 50 मिनट की रहेंगी। और मैंने जैसे कि बताया कि आपको जैसे कि इकोनॉमिक्स सोशल इश्यूज है, उसकी क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे वो सब। देखो, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, वही एलिजिबल है। यस, नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड वाले भी स्टूडेंट इसके लिए जा सकते हैं। हमारी सारी फैकल्टीज हैं, इसकी डिटेल आपको सारथी आईएएस की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो लंबे टाइम से इन्हीं एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आरबीआई ग्रेड भी देखो, ये पूरा सेशन देख लोगे तो आपको लगेगा कि इट इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, देखो अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं यूपीएससी। देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 7-8 इयर्स का, जो यूपीएससी बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं मोस्टली। यस, दोनों कोर्स आएंगे, टेस्ट भी अवेलेबल, सब कुछ रहेगा। मतलब क्विज आपके है, क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज है। ठीक है, 3 कंबाइंड कोर्स भी हम ट्राई करेंगे कि आपको सारथी आईएएस वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाए। सो कोई भी क्वेश्चन रहेगा फर्दर भी मैं सेशन लेता रहूंगा। आई विल टेक फर्दर मोर सेशन। कोई भी डिटेल है, वेबिनार कंडक्ट कर लेंगे हम, यूट्यूब पे सेशन होंगे, आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे मोस्टली क्वेश्चन इस सेशन में कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, 3 to 4 क्लास डेली रहेगी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे मान लो क्वांट है, रीजनिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्टली सिलेबस ऐसा है कोई भी सीख सकता है, डिफिकल्ट नहीं है, चाहे वन यूपीएससी बैकग्राउंड नहीं रही है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड कोई भी अगर फर्दर क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकेंगे, पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे ये सेशन अवेलेबल रहेगा, और सारथी आईएएस पे भी कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल ईयर अहेड। और जो भी यूपीएससी प्लान बी के लिए सब्सक्राइब कर रहा है सारथी आईएएस पे, तो मिलते हैं हम 26 जनवरी को। सो थैंक यू एवरीवन।